हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर युवराज कौशिक, लेक्चरर अगत तंत्र एवं विधि आयुर्वेद, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर। आज आप लोग के लिए एक छोटा सा और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड आईईए, जो कि लीगल प्रोसीजर्स हैं रिलेटेड टू फोरेंसिक मेडिसिन्स। ठीक है, इसके अंतर्गत ये तीनों टॉपिक आते हैं। सबसे पहले आते हैं आईपीसी, सीआरपीसी एंड आईईए, मीन्स इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईईए। ठीक है, इन तीनों की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये एक्ट या कोड है वो आया या लागू हुआ, ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी, कितने एक्ट हैं, कितने कोड हैं, ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं तीनों में, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आईपीसी के बारे में। तो आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इंडियन पेनल कोड, हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता 1860 या आईपीसी, ठीक, बोला जाता है। ठीक, इट इज़ अ कंप्रेहेंसिव कोड। क्या है ये? इट इज़ अ कंप्रेहेंसिव कोड दैट डील्स विथ सबस्टेंटिव क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया। इट डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब्ड कोड फॉर पनिशमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, तो इट इज़ ए कंप्रेहेंसिव कोड, यह एक व्यापक रूप से कोड है। ठीक है, यह एक संहिता है जो डील कहाँ करता है? हमारे जो इंडियन क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, जो हमारे क्रिमिनल लॉ है, जो न्याय प्रणाली है, आपराधिक जो न्याय प्रणाली है, उसमें एक व्यापक रूप से ये डील करता है। और ये जो कोड है, इट डिफाइंस वेरियस ऑफेंसेस। ठीक है, जो आईपीसी है वो बहुत सारे जो ऑफेंसेस है उसको डिफाइन करता है। ठीक, बहुत सारे जो ऑफेंसेस है उसको डिफाइन करता है एंड प्रिस्क्राइब्ड कोड फॉर पनिशमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और बहुत सारे और कोड हैं जो पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है, किसी को भी पनिशमेंट देने के लिए अलग अलग कोड बताया गया है कि इस कोड के तहत या इस आईपीसी सेक्शन के तहत इसको पनिशमेंट किया जा सकता है। ठीक, तो आईपीसी क्या है? एक व्यापक कोड है जो हमारे बहुत सारे कोड्स हैं, ठीक है, एक्ट हैं जो हमारे जो इंडियन क्रिमिनल लॉ है, ठीक, उसके अंतर्गत बताया गया है। पहले क्या होता था कि जब इंडिया में जब अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है, तो उन लोगों ने ये 1860 में इस कोड के आईपीसी को बनाया है। ठीक है, जिसको ब्रिटिश में इसको फ्रेम हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और ये 6 अक्टूबर 1860 को ये वर्क में आया है। ठीक है, कब आया है आईपीसी? 6 अक्टूबर 1860 को। ठीक, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब ये एक्ट या ये आईपीसी नहीं आया था, उसके पहले क्या होता था? अलग अलग क्षेत्रीय थे, अलग अलग स्टेट्स थे, या अलग अलग राज्य, अलग अलग राजा महाराजा, ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से कानून बना के, ठीक है, अपने अपने हिसाब से कानून बना के वहाँ पे जो भी अपना फैसला करते थे, कोई भी चीज़ क्राइम हुआ है उसका फैसला करते थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एक तरह से पेनल कोड लागू किया जाए। ठीक है, एक तरह से पेनल कोड लागू किया जाए, मतलब कोई भी ऑफेंस हो रहा है उसको अलग परिभाषित किया जाए, उसकी एक ही परिभाषा हो। ठीक है, जैसे किसी का मर्डर हुआ तो मर्डर क्या है उसको एक ही तरह से लोग जाने। ठीक है, किसी को इंजरी हुई है तो इंजरी को डिफाइन किया गया है जैसे सेक्शन 44 आईपीसी में। ठीक है, तो उस परिभाषा के अनुसार ही सभी क्षेत्रों में, इंडिया के सभी क्षेत्रों में उस अपराध को जाना जाए। उसी तरह से जो पनिशमेंट है, जैसे किसी का मर्डर हो जाता है तो सेक्शन 302 आईपीसी के तहत उसको सज़ा दी जाती है। तो सेक्शन 302 है वो भी पूरे स्टेट्स में लागू हो। ठीक है, पूरे स्टेट्स में लागू हो, हर जगह उसको सेक्शन 302 अगर के तहत उसको अगर पनिशमेंट हो रहा है तो सब जगह ही उसको आजीवन कारावास या फिर हैंगिंग की सज़ा उसको मिले। ठीक है, तो इसलिए आईपीसी को इंडिया में लागू किया गया इंडियन पेनल कोड के रूप में। कब? 6 अक्टूबर 1860 में, जिस समय ब्रिटिश का राज था। ठीक, फिर आते हैं, इट हैज़ 23 चैप्टर्स एंड 551 सेक्शंस। आईपीसी में टोटल 23 अध्याय हैं और 551 धाराएं हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 23 चैप्टर्स हैं और 551 सेक्शंस हैं। इट डील्स विथ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस रिलेवेंट टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, तो हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, चिकित्सक है, चिकित्सा व्यवसायी है, ठीक है, फोरेंसिक एक्सपर्ट है, पैथोलॉजिस्ट है फोरेंसिक, तो इसमें
जो बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, जो 551 से सेक्शंस या धाराएं हैं, उसमें से बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो अपने फील्ड के अपने काम में आते हैं। जितने भी जैसे मेडिको लीगल रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन करते हैं, एक्यूज्ड के एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो चीज़ें हैं। और ठीक, ये सभी चीज़ें में से जो बहुत सारे जो रिलेवेंट धाराएं हैं, ये हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर से या मेडिकल फील्ड में बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो हमारे काम आते हैं, जिसमें से जो बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो 3 से स्टार्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सेक्शन स्टार्ट विथ न्यूमरल 3, ठीक है, जैसे 376, 375, 377, 320, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो 3 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो इसके बारे में समझ आएगा। एक ब्रीफ की एक कम्प्रेहेंसिव कोड है, व्यापक कोड है, जो हमारे क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया में है, ठीक है। इसमें वेरियस ऑफेंसेस को, इसके अंतर्गत दो मुख्य चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये बहुत सारे अपराध या ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और दूसरा है बहुत सारे जो अपराध हैं उसका जो पनिशमेंट, उसको भी आईपीसी में बताया गया। तो एक तो ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, और दूसरा कि पनिशमेंट, ठीक है, उस अपराध के लिए उसका जो पनिशमेंट है वो भी आईपीसी में बताया गया है। और ये टोटल ये 551 सेक्शंस है। इसके अलावा और कोई सेक्शंस नहीं है आईपीसी में, मतलब इसके अलावा और कोई अपराध नहीं है जिसको अगर कोई आदमी करेगा तो ये सेक्शंस लगेगा। मतलब कोई जितने भी अपराध है सबको एक साथ करके आईपीसी में लाया गया है, ठीक है। 551 सेक्शंस बनाए गए हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे मेडिकल फील्ड से है, ठीक। मेडिकल फील्ड से है, जैसे कुछ सेक्शंस हैं जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में हमारे जो जो कार्यकलाप है, जो कार्यप्रणाली है इस प्रोफेशनल्स, उसमें काम आता है, ठीक है। तो जैसे कि है, पहला है डेफिनेशन ऑफ अ विल। तो डेफिनेशन ऑफ अ विल यानी मतलब होता है कोई इच्छा या कोई वसीयतनामा अगर बनाना है, ठीक है, तो उसको सेक्शन 31 आईपीसी के तहत उसको बनाया जाता है। उसी तरह डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, अपराध को परिभाषित किया गया है सेक्शन 40 आईपीसी में, ठीक है। अपराध की परिभाषा बताया गया कि अपराध क्या है, ठीक है, उसको सेक्शन 40 आईपीसी में। उसी तरह डेफिनेशन ऑफ इंजुरी, ठीक है, इंजुरी या उभरण जो है उसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 44 आईपीसी में, ठीक है। उसी तरह आते हैं डेफिनेशन ऑफ डेथ, इसको 46 में, ओथ है उसको 51 में, कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर्स, ठीक है। तो जो माइनर्स होते हैं, ठीक है, माइनर्स मतलब जैसे कि 18 साल से कम का है तो उनका अगर कंसेंट लेना है, 18 साल का कम कब कंसेंट लिया जाता है, अगर उसके रिलेटिव्स है, उसके पेरेंट्स के द्वारा कंसेंट लिया जाता है। अगर यदि ऐसा केस है कि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं या कोई सर्जरी करा रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो 18 साल से कम एज के बच्चों का उसके पेरेंट्स द्वारा कंसेंट, सहमति लिया जाता है, ठीक है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें जिसमें 12 साल का भी यूज होता है, जैसे कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम्स, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल्स, अगर वो 12 साल या उससे कम का है, ठीक है, तब उसको कंसेंट है वो उसके पेरेंट्स से लिया जाता है। तो ये आता है कंसेंट है वो 89 आईपीसी में। उसी तरह है पनिशमेंट फॉर ब्राइबरेरी, ठीक है, कोई रिश्वत लेता है तो उसके लिए पनिशमेंट का वर्णन बताया गया है सेक्शन 171 ई। इसके तहत अप टू 3 इयर्स तक पनिशमेंट होता है, ठीक है, और फाइन भी लगता है। उसी तरह है गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट या परजुरी, अगर कोई शपथ लेता है उसके बाद गलत स्टेटमेंट देता है तो उसको सेक्शन 191 के तहत उसको डिफाइन किया गया है। उसी तरह सेक्शन 193, अगर कोई परजुरी किया है, गलत स्टेटमेंट, फॉल्स एविडेंस दिया है, ठीक है, तो उसको अप टू 7 ईयर एंड फाइन, अप टू 7 ईयर एंड फाइन। उसी तरह सेक्शन 197 इशूइंग या साइनिंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट, इसमें भी अप टू 7 ईयर तक उसको पनिशमेंट हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन। उसी तरह पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम, अगर कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, रेप से पीड़ित है, उसका आइडेंटिटी अपने को डिस्क्लोज नहीं करना है, उसके बारे में किसी को बताना नहीं है, उसका नाम क्या है, कौन है, क्या है, उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता है। अगर ऐसा किया गया तो उसको सेक्शन 228A आईपीसी के तहत 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना होता है, ठीक है। उसी तरह है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक्स, उसमें आईपीसी
272 लगता है। डेफिनेशन ऑफ मर्डर, तो डेफिनेशन ऑफ मर्डर को 300 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। पनिशमेंट फॉर मर्डर इसको सेक्शन 302 आईपीसी में। उसी तरह पनिशमेंट फॉर कॉसिंग डेथ बाय रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट, जो नेग्लिजेंट एक्ट है, गैर जिम्मेदारान जो हत्या हो जाती है, गैर इरादतन जो हत्या हो जाती है, उसको 304 ए में के तहत उसको बताया गया उसका पनिशमेंट कि उसको 2 साल तक की सज़ा और फाइन भी हो सकता है। उसी तरह है डाउरी डेथ, किसी का डाउरी डेथ हो जाता है, डाउरी डेथ मतलब विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज इसका डेथ हो जाता है, जो कि रिलेटेड होकर किसी से डिमांड ऑफ डाउरी रॉयल्टी आदि से, तो उसको सेक्शन 304 बी के तहत उसको पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है। फिर है अटेम्प्ट टू मर्डर, कोई मर्डर करने की कोशिश करता है, उसको घायल करता है, तो उसको सेक्शन 307 के तहत उसको पनिशमेंट दिया जाता है अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको 309 के तहत पनिशमेंट था पहले, बट अब नॉट पनिशेबल है। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अभी 2017 बना, उसमें उसको पनिशेबल नहीं किया जाता, पनिशमेंट से हटा दिया गया। फिर है जो एबॉर्शन, जो क्रिमिनल एबॉर्शन हो जाता है, उसमें भी 312 से 316 तक सेक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, कि 312 में कौन कौन सा पनिशमेंट दे सकते हैं, 313 में क्या पनिशमेंट है क्या। ठीक है, तो ये 312 से 316 तक जब क्रिमिनल एबॉर्शन का जो स्टडी करेंगे तो उसके बारे में अपन डिटेल से बताएंगे। उसी तरह है वॉलंटरी कॉसिंग हर्ट, अगर किसी को जानबूझ के हर्ट पहुंचाते हैं तो उसको 319 के तहत, ठीक है, पनिश किया जाता है। उसी तरह वॉलंटरी कासिंग ग्रीवियस हर्ट है, उसको सेक्शन 320 आईपीसी के तहत। वॉलंटरी थ्रोइंग एसिड, किसी को एसिड थ्रो करते हैं तो उसको 326, ठीक है, किसी की तरह एसिड अटैक कर देते हैं जानबूझ के तो उसको 326 तक का 10 ईयर तक का उसका इम्प्रीजनमेंट है और फाइन है। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ स्टूफाइंग ड्रग, इसको 328, इसमें भी अप टू 10 ईयर एंड फाइन है। ठीक, उसी तरह सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट में 354 ए आईपीसी लगता है। ठीक है, इसमें 1 से 3 ईयर तक क्या है, फाइन इम्प्रीजनमेंट है और विथ और विदाउट फाइन। ठीक, उसी तरह डेफिनेशन ऑफ रेप, रेप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 375 में। ठीक है, उसी तरह पनिशमेंट फॉर रेप, तो जो रेप अगर कोई किया तो उसको पनिशमेंट के लिए बहुत सारे सेक्शंस हैं, 376(1), 376(2), 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी और 376 ई। ठीक है, तो सभी का अलग अलग एक पैमाना बताया गया है कि 300, जैसे 376 बी है, ठीक है, तो अगर कोई वाइफ और हस्बैंड अगर सेपरेट हो रहे हैं तो उस बीच विदाउट कंसेंट अगर वो ऐसा सेक्सुअल क्राइम करता है, रेप करता है, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है 2 से 5 साल तक का। ठीक, तो ऐसा सभी के लिए अलग अलग बताया गया है कि क्या क्या कंडीशंस है और क्या क्या पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, उसी तरह अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसको सेक्शन 377 के तहत पनिशमेंट किया जाता है अप टू 10 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ठीक, फिर अगला आते हैं सीआरपीसी। ठीक है, तो सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या इसको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बताया गया है। ठीक है, तो कोई भी आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। सीआरपीसी क्या है, कोई भी आपराधिक मामला, कोई भी अगर अपराध होता है, जैसे कि एग्जांपल है किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, मर्डर हो गया तो क्या होगा, किसी का अगर मर्डर हो गया तो एक उसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट में मामला जाता है, फिर मामला क्या कर, फिर वो कोर्ट है वो पुलिस को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स के लिए बोलती है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप से प्रोसीजर होता है, एक तो जो अपराध किया है उसके लिए एक प्रोसीजर किया जाएगा और जो पीड़ित है उसके लिए एक अलग पूछताछ किया जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप से एक प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसी प्रोसीजर्स को, ठीक है, उसी प्रोसीजर्स को मतलब जितने भी क्राइम में जो जो प्रोसीजर्स होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो सब प्रोसीजर्स को, ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत ही किया जाता है। कौन से क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तहत ही किया जाता है। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर प्रोसीजर्स हैं तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सीआरपीसी दिया गया है, उसको अलग अलग कोड प्रदान किया गया है इसके अंतर्गत। क्या है ये, इट डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द मैकेनिज्म फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। ठीक है, वही मैं बता, अगर किसी का मर्डर हो गया है
ठीक है। जैसे ए ने बी को मार दिया, तो ये ए ने बी को मार दिया, पुलिस आया, पुलिस ने सब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया और कोर्ट में दे दिया। कोर्ट है फिर उसको कैसे मारा उसको, ठीक है, उसका प्रूफ निकालने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कराता है। ठीक, तो इस इन्वेस्टिगेशन को सीआरपीसी के तहत किया जाता है। जब कोई भी अपराध किया जाता है तो सदा दो प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में जैसे बताया, और दूसरी आरोपी के संबंध में। तो सीआरपीसी में इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है, ठीक है, ब्यौरा दिया गया है। ठीक, तो ये सीआरपीसी है वो कब आया काम में? 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 को ये काम पे आया, ठीक है, फोर्स में आया। और इसके अंतर्गत 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं। सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं और उसके अंतर्गत 484 सेक्शंस हैं। तो अपने जो मेडिकल फील्ड के अंतर्गत कुछ कुछ सीआरपीसी आते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल बताया गया है। जैसे एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, यदि कोई आरोपी है तो उसका अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसको पुलिस द्वारा जो रिक्वेस्ट आया है, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन कौन से सीआरपीसी के तहत किया जाएगा? 53(1) सीआरपीसी के तहत ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, एक आरएमपी या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा। ठीक, उसी तरह से एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल एक्यूज्ड बाय डॉक्टर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, इसी तरह जो पुलिस ऑफिसर है वो यदि कोई फीमेल एक्यूज्ड को, फीमेल आरोपी को एग्जामिनेशन के लिए लाता है तो उसको 53(2) सीआरपीसी के तहत उसका एग्जामिनेशन होता है। अगला है एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यदि कोई अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, कोई गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है, तो उसी के रिक्वेस्ट पे उसी का एग्जामिनेशन अगर करना है, ठीक है, इस मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, तो उसको 54 सीआरपीसी के तहत उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। उसी तरह समन्स वाला केस में भी एक प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। समन क्या है? समन एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जज या मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया गया, 2 कॉपी दिया जाता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को, किसको देने के लिए? विटनेस को देने के लिए, कि विटनेस को देने के लिए, कोई भी ट्रायल जब होगा तो उसमें उपस्थित होने के लिए, ठीक है, इसको स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक दिन, स्पेसिफिक केस में, स्पेसिफिक कोर्ट में, ठीक है, अंडर पेनाल्टी उसको उपस्थित होने के लिए 2 प्रतियां साइन करके दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को। और पुलिस ऑफिसर है वो समन देने विटनेस के पास जाता है और विटनेस को एक कॉपी देता है और एक कॉपी में उससे साइन करा के वापस लाता है, उस कॉपी को अपने पास रखता है, ठीक है, एक रिसीविंग कॉपी लेता है। तो इसको समन्स बोला जाता है। तो ये जो समन्स की जैसे प्रोसीजर है, इसको एक प्रोसेस है ये भी, तो इसको 61 से 69 सीआरपीसी में लाया गया है। 61 में क्या हुआ? वही जो जज है या मजिस्ट्रेट है वो साइन करके 2 कॉपी जो पुलिस को देता है, ठीक है, पुलिस जो उसको फिर विटनेस के पास देता है, तो एक प्रोसेस है वो सेक्शन 61 सीआरपीसी में आता है। उसी तरह से जो बाकी और जो 62 से लेकर 69 सीआरपीसी है, ये भी समन्स के अंतर्गत ही एक आता है, एक प्रोसीजर है ये, ठीक है। फिर अगला है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। अगर कोई रेप से अगर कोई पीड़ित है, ठीक है, कोई भी रेप से पीड़ित है, उसका अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करना है तो उसका ही पुलिस आता है रिक्वेशन फॉर्म के साथ, या फिर कोई लेडी ही आई तो उसका जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो सेक्शन 164A सीआरपीसी के तहत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसी तरह अगला है पुलिस इंक्वेस्ट, तो पुलिस इंक्वेस्ट सेक्शन 174 सीआरपीसी में पुलिस इंक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसी तरह है कंपलसरी ऑटोप्सी ऑफ डाउरी डेथ, ठीक है, तो कोई डाउरी डेथ का अगर कोई केस है, ठीक है, जिसका 7 साल के अंदर कोई लेडीज़ है, उसका विवाह मैरिज के बाद उसका डेथ हो जाता है, तो उसको ऑटोप्सी कंपलसरी करना ही है और यह प्रोसेस किया जाता है सेक्शन 174(3) सीआरपीसी के तहत। उसी तरह मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट है वो सेक्शन 176 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसी तरह है ट्रीटमेंट ऑफ रेप विक्टिम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन टू दी पुलिस। तो जो भी रेप विक्टिम्स आते हैं उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट या उसके एग्जामिनेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, उसकी जितनी ट्रीटमेंट करना है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है और इसकी इन्फॉर्मेशन फिर पुलिस को भी दी जाती है उसको। इस प्रोसेस को सेक्शन 357C सीआरपीसी के तहत किया जाता है, ठीक है। अगला है पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस
ऑन प्रेग्नेंट वोमेन, ठीक है। तो अगर कोई गर्भवती महिला है या प्रेग्नेंट वोमेन है, उसको अगर कैपिटल सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट हुआ है, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट अपने इंडिया में हैंगिंग है, उसको फांसी हुआ है, तो उसको अपन पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सेक्शन 416 सीआरपीसी के तहत इस प्रोसेस को, प्रोसीजर को किया जाता है। तो ये हो गया सीआरपीसी का कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे मेडिकल फील्ड से है या मेडिसिन से है, ठीक। फिर अगला आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट या आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये भी ब्रिटिश संसद में 1872 में पास हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश संसद में 1872 में पास हुआ था। तो साक्ष्य या एविडेंस क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो साक्ष्य या एविडेंस क्या है? एविडेंस एक ऐसा मीन्स या एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, या कोर्ट में या फिर जो न्याय प्रणाली है उसमें किसी भी चीज़ को, या कोई भी क्राइम हुआ, कोई भी केस, कोई भी ट्रायल चल रहा है, ठीक है, उस केस को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए, उसको सही साबित करना है या गलत साबित, क्योंकि दो पक्ष रहते हैं, एक पक्ष है उसको सही साबित करना चाहता है, एक पक्ष है उसको गलत साबित करना चाहता है, ठीक है। तो उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जिस मीन्स या जिस साधन की ज़रूरत होती है उसको बोला जाता है एविडेंस, ठीक है। क्योंकि जो हमारी जो भारतीय जो न्याय प्रणाली है वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के बेस पे ही किसी को सज़ा देती है या फिर अपना फैसला सुनाती है, ठीक है। बिना एविडेंस के कोई सज़ा या कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता, ठीक। तो ये है एविडेंस। तो इसी एविडेंस को देने के लिए अलग अलग क्राइम में कैसे एविडेंस देना है, ठीक है, किस टाइप से एविडेंस है, कैसे एविडेंस है वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं, इसी के लिए इस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का रचना हुई, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश संसद में हुआ। वो हमारा देश है वो पहले ब्रिटिश के अंडर में था, तो 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, ठीक है। इट रिलेट्स टू एविडेंस ऑन विच द कोर्ट कम टू कंक्लूजन रिगार्डिंग फैक्ट ऑफ दैट केस, ठीक है। तो कोई भी एविडेंस होता है उसी बेस पे जो कोर्ट है वो लास्ट में कंक्लूजन पे आता है और उस कंक्लूजन के बेस पे ही वो अपना फैसला सुनाता है। इट इज़ कॉमन टू बोथ द क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर। तो ये दोनों में कॉमन है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, ठीक है, दोनों में एविडेंस की ज़रूरत होती है, एविडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कोई क्राइम किया, एग्जाम्पल कोई मर्डर किया, तो मर्डर अगर कोई व्यक्ति किया है, अगर ए ने बी को मारा है, तो ए को जब तक सज़ा नहीं होगी, जब तक उसके उसके लिए कुछ एविडेंस ना मिले या उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ना मिले, ठीक है। भले ही अगर ए बोलता रहे कि मैं उसको मारा हूँ, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे तो ए को सज़ा नहीं हो सकती, ठीक। उसी तरह सिविल केस में अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद है, ठीक है, कुछ और विवाद है, तो अगर विदाउट अगर एविडेंस अपन किसी को सज़ा है, वो कोर्ट है वो सज़ा नहीं दे सकती। तो चाहे वो सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस, इसके लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों में कॉमन होता है, क्या चीज़? इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो क्रिमिनल और सिविल केस दोनों में लागू होता है। इसके जो फाउंडर या फाउंडिंग फादर बताया गया है, ठीक है, कौन है वो? सर जेम्स फिट जेम्स स्टेफिन, ठीक है, सर जेम्स फिट जेम्स स्टेफिन, ठीक है। इसको फाउंडिंग फादर ऑफ आईईए बोला गया है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश थे क्योंकि ब्रिटिश संसद में इसकी रचना हुई है, ठीक। और कब बना ये, कब आया ये एक्ट फोर्स में, ठीक है? इट कैम इन टू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। ये जो है वो कार्य में आया 1 सितंबर 1872 को, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, ठीक है। इस एविडेंस एक्ट के अंतर्गत 3 पार्ट है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें 11 चैप्टर हैं और 167 सेक्शंस हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं, ठीक है। जो 3 पार्ट डिवाइड किया गया है, तो उसके फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, 2 चैप्टर्स आते हैं। उसके अंतर्गत 55 सेक्शंस हैं, 55 सेक्शंस हैं और पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 में 4 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर्स आते हैं और उसमें 46 सेक्शंस हैं। उसी तरह जो पार्ट 3 है उसमें 5 चैप्टर्स आते हैं और
सॉरी 66 सेक्शंस है, 66 सेक्शंस है, तो टोटल 167 धाराएं हैं, सेक्शंस हैं और 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, और इस चीज़ में कि एविडेंस जो है वो, ठीक है, एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में वही क्यों आया है, क्योंकि कोई भी फैक्ट या कोई चीज़ जब तक कोर्ट को सबूत दे रहे हैं, उस सबूत के बारे में कोई फैक्ट या उस सबूत का ओरिजिनलिटी किसी को पता नहीं चलेगा, तब तक है वो कोर्ट है या फिर जज है वो फैसला नहीं सुनाता है। अगर उस एविडेंस में थोड़ा भी डाउट है, ठीक है, बियॉन्ड एनी डाउट इट शुड बी प्रूव्ड, ठीक है, बियॉन्ड एनी डाउट, अगर कोई डाउट नहीं है उसके पीछे तभी, ठीक है, उसको प्रूव किया जाता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एविडेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, मेन चीज़ होता है किसी को भी पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है। और एविडेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि इसमें कोई शक ना हो, वही जो बताया डाउट ना होना चाहिए, कि उसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, तभी कोर्ट है वो उसको मानता है। क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी गुंजाइश है या गलत एविडेंस है, तो कोर्ट है वो पनिशमेंट नहीं दे सकता। क्योंकि इतना, अगर कोई मर्डर किया है तो उसको अगर पनिशमेंट देना है, तो अगर वो रॉन्ग डिसीजन दिया तो किसी भी व्यक्ति का उसको आजीवन कारावास मिल सकता है, उसको फांसी तक की सज़ा मिल सकता है। इसी कारण, ठीक है, एविडेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि उसमें कोई डाउट ना हो, कोई शक ना हो, ठीक है, कोई इसकी गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस एक्ट, एविडेंस एक्ट को बनाया गया है कि एविडेंस कैसे कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट हैं जो हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्युकालीन जो घोषणा किया जाता है ना, कि बोला जाता है मरते समय व्यक्ति है वो झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, तो उसका जो वो भी एक सबूत है। अगर वो कोई क्राइम से रिलेटेड है, कोई विटनेस है, तो अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो उसको सेक्शन 32(1) IEA के तहत उसको रिकॉर्ड किया जाता है उस एविडेंस को, ठीक, और कोर्ट में दिया जाता है। उसी तरह है क्वेश्चन लॉफुल क्रॉस एग्जामिनेशन। जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाता है अपोजिट साइड के वकील को, तो एक वो भी एक एविडेंस लेने का तरीका होता है, तो उसको सेक्शन 146 IEA के तहत उसको एविडेंस को लिया जाता है, ठीक है। फिर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, एक्सपर्ट मतलब कोई भी फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, ठीक है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, तो ये जितने एक्सपर्ट हैं इसका अगर ओपिनियन सलाह वो भी एविडेंस के रूप में काम आता है, ठीक है, जज को, वो है 45 IEA के तहत उसको लिया जाता है। उसी तरह है आर्डर फॉर एग्जामिनेशन। आर्डर फॉर एग्जामिनेशन मतलब आप कोई भी एक मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किसी भी विक्टिम का, एक्यूज्ड का जो ऑर्डर, ठीक है, आता है एग्जामिनेशन करने के लिए, तो वो 138 IEA के तहत होता है। उसी तरह लीडिंग क्वेश्चन, तो लीडिंग क्वेश्चन क्या है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको पूछना लीडिंग क्वेश्चंस, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको भी पूछा जाता है, ठीक है, जो अपोजिट साइड के जो वकील रहते हैं, तो 141 IEA के तहत उसको उस एविडेंस को रिकॉर्ड होता है। फिर है वेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड। कब लीडिंग क्वेश्चन है वो नहीं पूछना है, ठीक है, तो उसके लिए 142 IEA है। ये सब जब कोर्ट का जो ट्रायल रहता है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ जो एविडेंस होता है, तो इसके अंतर्गत लीडिंग क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन कब करना है, कब नहीं करना है, तो अलग अलग है। विटनेस ही है, एक टाइप से सबूत इकट्ठा किया जाता है, तो वो IEA के तहत किया जाता है, ठीक है। तो आई विटनेस मतलब किसी ने व्यक्ति ने, अगर ए ने, एग्जाम्पल मैं मर्डर का ही लेके चल रहा हूँ, तो ए ने अगर बी को मारा, अगर कोई व्यक्ति है अगला एक्स, उस एक्स ने डायरेक्ट उस ए ने ए को बी को मारते हुए देखा, तो ये क्या है, वो डायरेक्ट विटनेस है या आई विटनेस है, डायरेक्ट देखा, ठीक है, तो एक तरह से वो भी एक विटनेस है या एविडेंस देगा कोर्ट में कि मैंने उसको डायरेक्ट उसको मारते हुए देखा, आई विटनेस। तो ये आता है सेक्शन 60 IEA के तहत, ठीक। उसी तरह है प्रिसम्पशन ऑफ डेथ। जो डेथ की अगर किसी की संभावना हो गई है, ये अपन वहाँ पे एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट में, तो इसके लिए होता है कि अगर किसी व्यक्ति को 7 साल तक न देखा गया हो, न उसके बारे में कोई सुना गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को मृत माना जाता है, तो उसको सेक्शन 108 IEA के तहत उसको एविडेंस दिया जाता है। तो ये हो गया एविडेंस के बारे में, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।